हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पावरफुल सेशन। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म के जितने भी सवाल जनवरी अटेम्प्ट पे आए थे वो सब हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे किन टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा था, कहाँ से क्वेश्चंस आए, ताकि हम अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयारी और बेहतर कर सकें। तो आइए बच्चों, करते हैं रीस्टार्ट, क्योंकि पेपर फोड़ना है। लेट्स बिगिन द जर्नी। आइए, तो सबसे पहले क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगर आप एनालिसिस करोगे आज के लेक्चर का, तो आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स, रिंग एंड कॉम्बिनेशन। इससे 5 सवाल हैं। वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड, रिंग की मैग्नेटिक फील्ड, रिंग की मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे, वायर और रिंग के कॉम्बिनेशन, वायर भी है, रिंग भी है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। इन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे एनटी ने। मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड पे एक सवाल है। फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर्स में एक सवाल है। टॉर्क एंड वर्क डन, बार मैग्नेट पे वर्किंग का एक सवाल है। और एक सवाल आपका मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक, मैग्नेटिक मैटर की प्रॉपर्टीज पे है। तो आइए लेट्स डाइव इनटू द प्रॉब्लम्स। यस, तो ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड पे सवाल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज प्लेस्ड वर्टिकली। तो वर्टिकली बेटा आपने करंट कैरिंग सोलेनॉइड को रख दिया है। यस, तो मैं यहाँ पे सोलेनॉइड बना देता हूँ वर्टिकल एक्सिस के साथ। ठीक है बच्चों, आइए। एंड अ पार्टिकल ऑफ मास m विथ चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्सिस। तो जो पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया है, फिर वो एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। इफ g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल बताइए। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, डायग्राम बनाना है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आप नेविगेट नहीं कर पाएंगे सवाल में। आपकी थॉट प्रोसेस पे एक ब्लॉकेज बन जाता है। जैसे ही आप डायग्राम बनाते हो, आपका दिमाग की ना आदत है, सोचना चालू कर देता है, थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है, ब्रेन में न्यूरॉन्स आगे बढ़ने लग जाते, काम करने लग जाते। तो डायग्राम बनाइए सबसे पहले। अब इसका एफबीडी बनाइए। एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो एफबीडी पे सोचते हैं। एफबीडी में कौन कौन से फोर्स आएंगे? एक mg तो फोर्स आएगा ही आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स भी यहां पे होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? क्यू वी क्रॉस बी। ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट सोचना था। मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? सोलेनॉइड की। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है, एक्सिस के डायरेक्शन में होती है, और यूनिफॉर्म होती है अगर मैं आइडियल सोलेनॉइड ले लूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसी थी? इसी तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? एक्सिस के ही अलोंग, या तो नीचे होगा या ऊपर होगा। यानी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के ही अलोंग हो सकती है, वेलोसिटी भी एक्सिस के अलोंग नीचे है, और पैरेलल या एंटी पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं, सिर्फ mg होगा। इसीलिए एक्सेलरेशन सिर्फ ग्रेविटी के बराबर होगा, विच इज a इक्वल टू g। आ गया बच्चों? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए, जैसा मैं कह रहा था, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। आपको देखो एक वायर का सेटअप दिया है और रास्ते में ऐसे रिंग बना दी गई, और आपसे पूछा है सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इस सवाल को? सबसे पहले तो आप एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर मान लीजिए। सेकेंड चीज, आप एक सर्कल यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, तो सर्कल के कारण, रिंग के कारण, सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन मैच होना चाहिए। तो ये वायर का करंट है और आपका सर्कल का करंट एंटी क्लॉकवाइज आपको बनाना है। यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। आ जाओ बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पहले हम रिंग के कारण देखते हैं, फिर वायर के कारण देखते हैं। सेम डायरेक्शन में आएगा तो ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से देखिए, आप जब लूप में राइट हैंड रूल घुमा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, तो आपका
इनटू द प्लेन में रिंग की मैग्नेटिक फील्ड है। यस, आप देखिए वायर पे अंगूठा रखिए तो आपका उंगलियां बाहर आ रही है, राइट हैंड थंब अलोंग द वायर, थम्स वायर पे रखेंगे तो आपकी उंगलियां बाहर आ रही है, यानी जो सेंटर पे वायर की फील्ड है वो डॉट में है, यानी ये दोनों सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। गॉट इट बच्चों? आ जाओ, रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट आई बाई 2r क्रॉस। आपकी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये होगी डॉट में। अब जल्दी से बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है? देखो इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये चीज़ छोटी कहलाएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जब मैं लिखूंगा तो आपका ये माइनस ये कर दीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। आ गया बच्चों? यस। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 2πr कॉमन ले लीजिए तो यू विल गेट π-1, और डायरेक्शन किधर होगा? क्योंकि आपने इसको ज़्यादा माना है, इसकी क्रॉस में है तो डायरेक्शन होगा क्रॉस में। यस, यहाँ पे एक चीज़ में और आपको फंसाने की कोशिश की थी, आपको क्वेश्चन में एक्सिस दी गई थी। हम क्या करते जनरली, बोर्ड से बाहर आता हुआ प्लेन हमारा z एक्सिस होता है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड से बाहर आता हुआ प्लेन को x एक्सिस आई कैप कहा गया था। तो अगर आपका आंसर क्रॉस में आ रहा है तो वो हो जाएगा माइनस आई कैप, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr π-1 माइनस आई कैप डायरेक्शन में। इसके लिए बड़ा केयरफुल रहना है। कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा है? आई कैप आई कैप आई कैप, देखो माइनस आई कैप, दो ऑप्शन है, π-1, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे पता है इसने कहीं भी के कैप नहीं दिया है ना। अगर हम बनाते ये सवाल तो हम सबसे पहला ऑप्शन आपका माइनस के कैप में रखते, ताकि बच्चे ये चीज़ देखें ही नहीं, माइनस के कैप पर टिक करके आगे बढ़ जाते। तो इस पे केयरफुल रहना। अगर आपको अलग से 3D आपको मेंशन्ड है, एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, देखिए, करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टिंग लूप इन फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड इज। बच्चों मेरे को आप कमेंट करके बताना कितने बच्चों को इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है एट द सेंट्रॉइड। कितने बच्चों को मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है एट द सेंट्रॉइड? कितने बच्चों ने याद किया है? नहीं याद किया है तो भी कमेंट करके बताओ, याद किया है तो भी कमेंट करके बताओ। आइडियली आपको याद होना चाहिए 9/2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल। बस इसमें मैं वैल्यू डाल के आंसर निकालूंगा, दिस इज इट, सवाल खत्म हो चुका है। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है उनको मैं एक बार डिराइव करवा दूं कि ये सवाल करेंगे कैसे। यहाँ पे करंट है, ये सेंटर है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड वायर के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। तीनों करंट के कारण सेम डायरेक्शन में होगा इनटू द प्लेन, इस ओरिएंटेशन के हिसाब से, तो इनटू 3 कर दिया जाएगा क्योंकि तीनों का ऐड हो जाएगा। आर निकाल लेते, व्हाट इज आर? आर इज दिस लेंथ, ये वाली लेंथ होगी आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक छोटा सा ट्रायंगल बना देता हूँ आर, ये एंगल 30 डिग्री हो गया दोस्तों। ये वाली लेंथ जो है ये L/2 हो जाएगी, tan 30 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इट विल बी 1/√3 इक्वल टू 2r/L। सॉल्विंग दिस यू गेट r इक्वल टू L/2√3, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से r ये निकालना है। फिर आपको पॉइंट पे जो एंगल बन रहे हैं वो होता है θ1 θ2। व्हाट विल बी दिस एंगल? 60 डिग्री। उसी तरीके से ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, यानी ये दोनों एंगल को मैं 60 डिग्री लिखूंगा। अब बस इसमें मैं वैल्यू रखता हूँ, देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4π, r की वैल्यू हमने ले ली L/2√3, साइन 60 प्लस साइन 60 विल बी √3/2 प्लस √3/2,
√3 हो जाएगा वो, इंटू 3 हो जाएगा। अब देखिए √3 ऊपर जाएगा, √3 इंटू √3 3, 3 3 जा 9, न्यूमरेटर में आ गया 9 म्यू नॉट आई। 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 बचेगा पाई एल। यस, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपको याद होना चाहिए। आइए फटाफट से मैं वैल्यू रखता हूँ और लेट्स फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। 9/2 म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट इज 2 एम्पियर्स डिवाइडेड बाय पाई, लेंथ इज 4√3 सेंटीमीटर, सो 4√3 इंटू 10⁻⁻2। सॉल्विंग दिस क्या आ रहा है बच्चों, जल्दी से सॉल्व कर लो, आ जाओ कमॉन। पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 9/√3 विल बी 3√3 इंटू 10⁻⁻5। दिस इज द आंसर दोस्तों। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? अल्फा इंटू 10⁻⁻5, अल्फा यहाँ से मिला 3√3। यस, ऑप्शन सी इज 3√3। मज़ा आ गया सर। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? बार मैग्नेट का सवाल। बार मैग्नेट के टॉर्क की वर्किंग है, बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी की वर्किंग। जल्दी से पहले मैं इसके फॉर्मूले डिस्कस कर लूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -m.b विच विल बी -mb cos थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। टॉर्क का फॉर्मूला है mb sin थीटा। दिस इज टॉर्क का फॉर्मूला। वर्क डन भी पूछा है इसमें। वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का आप बताओगे डेल्टा यू से। ये आपको मैंने जो कंसेप्ट यूज होंगे वो बता दिए। आइए लेट्स रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट। अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस 30 डिग्री विथ एन एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पे बार मैग्नेट में ऐसा बना देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री पे। मैग्नेटिक फील्ड की देखो वैल्यू दी 800 गॉस है, उसको टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे अभी। एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ दिस, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन को पहले लिखिए, mb sin 30, क्योंकि 30 डिग्री दिया है। टॉर्क की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 0.016। मैग्नेटिक फील्ड को जब गॉस से टेस्ला में करोगे तो इट विल बी 10⁻⁻4। sin 30 को लिखोगे तो इट विल बी हाफ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 10⁻3 आ जाएगा, यस, ये हो जाएगा 4, इससे ये कटेगा, हो जाएगा 4। तो 4 इंटू 10⁻⁻3, यहाँ पे, यहाँ से 2 0 गए, -2 बचा, -2 नीचे आएगा, ऊपर जाके +2 हो गया। तो बच्चों चेक करना, इज द मैग्नेटिक मोमेंट्स वैल्यू इक्वल टू 0.4। तो पहली इक्वेशन से मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मिल गई 0.4। आगे पढ़ते हैं। द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। बच्चों हम सबको पता है कि यहाँ पे मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन करना चाहता है। दोनों चाहते हैं सेम डायरेक्शन में होना। मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो आपका मैग्नेट पे टॉर्क ऐसा लगेगा कि वो भी सेम डायरेक्शन में आ जाए। तो आप क्या करोगे, आप स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ये वाली चुनोगे। दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जैक्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ये आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, -mb cos 0, cos 0 1 हो जाएगा। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -mb cos 180, cos 180 इज -1, तो दिस विल बी +mb। अब आपको क्या चाहिए, वर्क डन। कहाँ से कहाँ, इनिशियल से फाइनल। तो वर्क डन इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल। u फाइनल इज mb, mb माइनस ऑफ माइनस mb। तो ये बेटा आपको आंसर मिलेगा ट्वाइस ऑफ m इंटू बी। अब आपको बस m की वैल्यू रखनी, b की वैल्यू रखनी, रख के सॉल्व करके आंसर बताना है। जल्दी से बताओ बच्चों अल्फ़ा का आंसर क्या है, फटाफट से बताओ। लेट्स सॉल्व इट। 2 इंटू 0.4 इंटू 800 इंटू 10⁻⁻4।
जल्दी से कर लेते हैं, यहाँ से 4 2 जा 8, 8 इंटू 8 आपका हो गया 64, एक ज़ीरो नीचे, एक ज़ीरो कट गया, -4 और यहाँ पे आपका एक ज़ीरो चला गया। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा, जल्दी से देखो बच्चों, ये ज़ीरो गया, यस, तो आपका बना ये 64 इंटू 10 की पावर -3। अल्फ़ा आपसे पूछा था, अल्फ़ा की वैल्यू इज़ 64। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम दोस्तों। यस, आइए, तो अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। दो रिंग हैं, एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों रिंग की एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। इस कॉमन पॉइंट पे दोनों रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी और आपसे पूछा है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ बताइए। कम, लेट्स रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट। टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स P and Q are each of radius r lying in the parallel plane such that they have common axis. The current through P and Q is I and 4I respectively in clockwise direction as seen from O. तो आप सोचो O हो, आप P को देख रहे हो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P। आप सोचो O हो, आपके लिए Q इधर है, तो Q में जब आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड फिर क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड Q के अलाउ होगी, यानी Q की मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होने वाली है, P की मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होने वाली है पूरी एक्सिस पे। O पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? O पे नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखिए यहाँ पे Q का 4I है, P का I है, तो सबसे पहले तो ज़्यादा किसकी होगी? जिसका करंट ज़्यादा है, तो Q की मैग्नेटिक फील्ड माइनस P की मैग्नेटिक फील्ड, और नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? यहाँ पे Q बड़ा है तो Q की चलेगी, Q की इस तरफ है तो इस तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब यहाँ पे देखिए 50-50 लाइफलाइन हो गई, आपका नेट Q की तरफ होनी चाहिए, तो P की तरफ वाले दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, बचे हमारे पास दो ऑप्शन, फर्स्ट और सेकेंड। अब एक एक की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस का फॉर्मूला लिख देता हूँ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस। अगर आप ध्यान से देखो पीछे एक्सिस पे दूरी कितनी दी थी, लुक दिस डिस्टेंस गिवन इज r, रेडियस इज ऑल्सो r, द डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस इज ऑल्सो r, सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब देखो ध्यान से, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 2 आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये खुलेगा कैसे? कम ऑन गाइस, ये आपको आना चाहिए। यहाँ पे 2 की पावर 3/2 और ये आर स्क्वायर की पावर 3/2 विल बी आर क्यूब। यहाँ से देखिए क्या बनाइए, ये इफेक्टिवली बना म्यू नॉट आई अपॉन 4√2। 2 की पावर 3/2 को बेटा आप लिख सकते हो 2√2, तो 4√2 और नीचे एक आर बच जाएगा, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बना। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या थी दोस्तों? म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 इंटू आर माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 इंटू आर। बस आपको चेक करना है, आर तो सेम थे, डिस्टेंस भी सेम है, करंट अलग है, तो करंट आपका 4I है, तो यहाँ पे आपका 4I करंट आ जाएगा। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 आर, दिस इज द फाइनल मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड Q की तरफ देखिए 3/4√2, ऑप्शन 1 इज द आंसर गाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छे से, वेरी यूजफुल दिस सवाल इज, क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं, रिंग की एक्सिस बड़ा फेवरेट है, तो बहुत ध्यान से इसको करिएगा। नेक्स्ट, 3 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट आर अरेंज्ड। 3 वायर्स आपके सामने अरेंज्ड है, इनके करंट का डायरेक्शन आपको गिवन है, इनके करंट की वैल्यू आपको गिवन है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय
15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर क्यू वायर पे आपसे फोर्स पूछा है। सबसे पहले तो आपको दो वायर के बीच का फोर्स याद होना चाहिए, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr इंटू एल। I1 I2 उनके करंट का मल्टीप्लीकेशन, L लेंथ ऑफ द वायर, 2πr, r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे होता है, सेम करंट रिपेल करते हैं, अपोजिट करंट अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, याद है ना सबको? तो आइए देखिए, तो ये मैं क्यू वाली वायर को यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ से देखिए सेम करंट है, तो सेम करंट क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरफ आ गया एक फोर्स क्यू और आर का। यस, यहाँ पे देखिए अपोजिट डायरेक्शन के करंट है, तो अपोजिट डायरेक्शन के करंट क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो पी क्यू को रिपेल करेगा, यानी फोर्स इसी तरफ आएगा, यानी दोनों का फोर्स आपको ऐड करना था। यस, दोनों का फोर्स आपको ऐड करना था। तो आ जाओ जल्दी से मैं इसको वैल्यूज लिख के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। नेट फोर्स इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 की वैल्यू रख देता हूँ, I1 I2 3, L की वैल्यू रखेंगे अभी हम, डिवाइडेड बाई 2π, R इनके बीच का R 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 डिवाइडेड बाय 100 प्लस म्यू नॉट I1 I2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, विच विल बी 2L अपॉन 2π, इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है बच्चों, तो 2/100, 100 ऊपर चला गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, न्यूमरेटर में आई थिंक 500 बन जाएगा, म्यू नॉट L अपॉन, नहीं सर इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, यू कैन नॉट डू दिस। ठीक है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो लेट्स फर्स्ट टेक कॉमन, क्या क्या कॉमन आ जा रहा है, तो 100 म्यू नॉट L अपॉन 2π, दिस विल बी कॉमन, म्यू नॉट L बाहर, 2π बाहर, 3/3 1, यहाँ पे 1 बचा, प्लस म्यू नॉट L 2π बाहर, 2/2 1, ये तो बड़ा आसान हो गया। तो 1 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर विल बी 100 म्यू नॉट L बाय पाई। दिस इज द फाइनल आंसर। अब आपसे फोर्स पूछा है, ये फोर्स आपको मैच करना है, तो लेट्स कीप द वैल्यूज हियर। ओके, तो दिस इज 100 इंटू 4π इंटू 10 की पावर -7 इंटू लेंथ ऑफ द वायर 15 सेंटीमीटर, 15/100 डिवाइडेड बाय पाई। बच्चों पाई से पाई कट गया, 100 से 100 कट गया, व्हाट विल बी द नेट फोर्स कमिंग, 15 इंटू 4, दिस इज 60 इंटू 10 की पावर -7, विच विल बी 6 इंटू 10 की पावर -6। ये वैल्यू किस में मैच कर रही है, 6 इंटू 10 की पावर -6, हमारे पास दो ऑप्शन में। डायरेक्शन अब देखिए, टूवर्ड्स P बिल्कुल गलत, ये डायरेक्शन किस तरफ है, टूवर्ड्स R, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप इज 16। फिर से कॉइल के सेंटर पे करंट की वैल्यू आपको दी है, कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, 16 माइक्रो। अब आपसे क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस डिस्टेंस ऑन इट्स एक्सिस बताइए। तो एक्सिस का बेसिकली आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना था, ये हो गया म्यू नॉट आई R² अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू अभी हमने एक्सिस का फॉर्मूला लिखा था, बस वो आपको वैल्यू रखनी है, x² प्लस R² की होल पावर 3/2। लेट्स लुक, ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई R² डिवाइडेड बाई 2, 4R² की पावर 3/2। ये क्या बना बेटा, म्यू नॉट आई R² डिवाइडेड बाई 2, R² की पावर 3/2 हो जाएगा R³, 4 की पावर 3/2 सब लोग कर लोगे ना, यू कैन राइट दिस एट 2² की होल पावर 3/2 विच विल बिकम 2³ यानी 8, तो दिस विल बी 8। तो ये देखो क्या बना, ये बना 1/8 म्यू नॉट
I/2R, यानी जो सेंटर की फील्ड थी उसका 1/8 टाइम्स, यानी 16/8 टाइम्स, विच विल बी 2 माइक्रो टेस्ला। तो ये आपका ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है। गॉट इट बच्चों? देखो कितना स्कोरिंग इस बार फिजिक्स पूछा गया था, है ना। आपको बस स्ट्रेट फॉर्मेट फॉर्मूला बेस्ड कितनी सारी चीज़ें थी। आइए लेट्स रीड द प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वाइज सवाल है, 5 स्टेटमेंट दिए, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा ये आपसे पूछा है। अ लॉन्ग सिलेंडर conductor with large cross section carries an electric current distributed uniformly over its cross section area। एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें पूरी वायर में करंट, पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आइए लेट्स सी आगे क्या कह रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, इज ओके। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। पहले मैं फॉर्मूला लिख लूं, बी इनसाइड याद है, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। बी आउटसाइड याद है, म्यू नॉट कैपिटल आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। इसका ग्राफ याद है, आर के साथ मैग्नेटिक फील्ड का, पहले स्ट्रेट लाइन फिर आगे चलेंगे। ग्राफ आपको सिखाते क्यों है, याद क्यों कराते हैं, ताकि ग्राफ से एनालिसिस देखो कितना अच्छे से हो जाता है। आइए लेट्स सी कि हमारे ऑप्शंस क्या हैं और क्या हम एनालिसिस कर पा रहे हैं। मैक्सिमम एट आइदर एंड्स एंड मिनिमम एट मिड पॉइंट। देखो यहाँ पे एंड ऑफ कंडक्टर की बात कर रहा है, मतलब ये एंड, और मिड पॉइंट ऑफ कंडक्टर मतलब ये, ठीक है। तो मिनिमम एट मिड पॉइंट, ये सिर्फ यहाँ पे मिनिमम नहीं है ना, इस पूरी एक्सिस पे, इस पूरी एक्सिस पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो कंप्लीट एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मिनिमम है। सिर्फ मिड पॉइंट बोलना ये सही बात नहीं। दूसरा, मैक्सिमम एट आइदर एंड, यहाँ पे देखो एंड इसकी बात नहीं हो रही है ना। यहाँ पे तो देखिए हर जगह पे फील्ड अलग अलग देखनी पड़ेगी आपको, है ना, क्योंकि आप देखिए डिस्टेंस के हिसाब से फील्ड बदलती जा रही है। तो यहाँ पे फील्ड आइदर एंड बोल के थोड़ी सी उसने गड़बड़ी कर दी। आगे पढ़ते हैं। मैक्सिमम एट द एक्सिस, ये तो गलत बात है, एक्सिस पे जीरो है। मिनिमम एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये भी गलत है। ग्राफ से पता पड़ रहा है सरफेस पे मैक्सिमम है, ये सरफेस होता है, सरफेस पे मैक्सिमम है, ग्राफ से पता पड़ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। मिनिमम एट एक्सिस ऑफ कंडक्टर, ये सही बात है, एक्सिस पे जीरो है, मिनिमम है। सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द क्रॉस सेक्शन, ये भी गलत बात है। और ए भी आपको बताया हमने क्यों गलत है, यानी सिर्फ ऑप्शन डी ही सही है, यानी डी ओनली इज द करेक्ट आंसर बच्चों, है ना। ध्यान रखिएगा ये सवाल। आइए अब अगला सवाल आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी पे बेस्ड सवाल था। अगला सवाल आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे है। आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, असर्शन रीजन बेस्ड ये सवाल है। फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन, द इंडिविजुअल एटम्स इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पोजेस अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एटम्स का खुद का डायपोल मोमेंट होता है, उसका खुद का मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। आगे पढ़ने, एंड इंटरैक्ट विथ वन अनदर, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इन सच अ वे दैट दे स्पॉन्टेनियसली अलाइन देमसेल्व्स फॉर्मिंग अ डोमेन। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, आप कोई भी मटेरियल पढ़िए, आप मार्क्स ऐप पे जाके इस चैप्टर के काफ़ी सारे सवाल हल करिए, तो आपको पता पड़ेगा कि फेरोमैग्नेटिक में डोमेन का भयंकर इंपॉर्टेंस है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब पढ़ते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि एक डोमेन बन जाता है, मतलब एक पूरा सेगमेंट बन जाता है जहाँ के डायपोल छोटे छोटे अलाइंड रहते हैं, तो उस सेगमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट होता है ओवरऑल। तो ये जो असर्शन है ये कंप्लीटली ट्रू स्टेटमेंट है कि आपकी डोमेन्स बन जाते हैं अलग अलग ओरिएंटेशन में। अगला रीजन पढ़ते हैं। इसका रीजन पूछा है आपसे कि डोमेन बन जाते हैं, इसका रीजन क्या है। एट हाई इनफ टेम्परेचर,
द डोमेन स्ट्रक्चर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल disintegrates. Thus, magnetization will disappear at high enough temperature known as Curie temperature. बच्चों ये हम पढ़ते हैं, अगर आप फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टीज वाला ग्राफ देखो तो ये ऐसा ग्राफ होता है। फेरोमैग्नेटिज्म की ससेप्टिबिलिटी एकदम सडनली डाउनफॉल करती है आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। आयरन के लिए करीब 770 डिग्री के आसपास होता है। उतने हाई टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन्स नहीं होते हैं, तो वही कह रहा है इट लूजेस इट्स डोमेन स्ट्रक्चर, लूज हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो आपका फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बन गया तो सारा डोमेन स्ट्रक्चर खत्म हो गया। वही आपका क्यूरी लॉ था कि आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिज्म का मैग्नेटिज्म कम हो जाता है और वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये वाला स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है और ये स्टेटमेंट क्या उसको एक्सप्लेन कर रहा है? आपने तो बता दिया हाई टेम्परेचर में लॉस हो रहा है मैग्नेटिक कैरेक्टर का, लेकिन आपने ये कैसे समझाया कि डोमेन्स बन रहे हैं? ये तो समझाया नहीं आपने, तो इसीलिए नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। ठीक है बच्चों, ये थे आज के MEC और मैग्नेटिज्म के सवाल। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। आप अभी जाइए और मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिए।